Hello everyone, welcome back to the Vedanta Education channel. This is chemistry class और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का ये तीसरा लेक्चर है बच्चों, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए ये लेक्चर है और उसका ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, उनके अंदर हमने सिंपल इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको आप वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था और अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या उत्पाद आते हैं, वो हमने देखा था। हमने HCl में क्या उत्पाद आता है, अगर हम NaCl की गलित अवस्था को लेते हैं एक वैद्युत अपघट्य के तौर पर, तो उसमें से क्या उत्पाद निकलता है कैथोड एनोड पर। अगर हम NaCl का जलीय विलयन लिए थे तो उसमें से क्या उत्पाद निकलता है, ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, ठीक है। आज हम जानने वाले हैं कि वो जो वैद्युत अपघटन हम बात कर रहे थे, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल था, ठीक है ना, वैद्युत अपघटनी सेल, उसमें क्या था बच्चों, ऐसे एक चैम्बर था, दो इलेक्ट्रोड थे और हमने क्या लगा रखा था, उनको बैटरी से या सेल से बाहर सोर्स से ऐसे जोड़ रखा था। यहाँ पे क्या कर रखा था हमने, वैद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा था। अगर ये HCl था तो ये किस में टूट रहा था, H+ और Cl- में टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था। अगर ये NaCl था तो ये किस में टूट रहा था, ये Na+ और Cl- में टूट रहा था। इसी टूटने को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो ये जो वैद्युत अपघटन हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या नियम है, वो किसने दिए थे, फैराडे ने दिए थे। एग्जैक्टली वैद्युत अपघटन जो है वो फैराडे ने ही समझाया था। फैराडे जो है उन्होंने वैद्युत अपघटन दिया था, उसके नियम दिए थे, ठीक है। तो फैराडे ने जो नियम दिए वो क्या थे, कैसे वो समझाता है उस वैद्युत अपघटन को, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फैराडे ने क्या दिए, दो नियमों की बात की जो वैद्युत अपघटन के बारे में बोलता है, ठीक है। देखो, फैराडे ने वैद्युत अपघटन के दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है क्या। आई एम लिटिल स्लो इन हिंदी, सो अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ होती है ना तो उसको सुधार लेना, तुम लोग 12th में हो बच्चों। प्रतिपादित किए, वैसे तो मैं काफ़ी सीख गया पढ़ा के हिंदी। चलिए अब देखो, फैराडे ने जो वैद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे वो क्या है, उसमें से पहला नियम क्या है। देखो, पहला नियम, प्रथम नियम, ये क्या कहता है कि भाई जो भी आप वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, आपने वैद्युत अपघटन किया था, है ना, तो NaCl था तो उसमें से Na+ और Cl- आ गया। Na+ कहाँ चला गया था, कैथोड के ऊपर, ठीक है बच्चों, कैथोड पे गया था क्योंकि कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, माइनस, और वहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में बदल गया था, ये सोडियम में, मतलब डिपॉजिट बोल दूँ, जमा हो गया है, सोडियम धातु के रूप में ये कैथोड के ऊपर जमा हो गया, ठीक है क्या। दो बातें हैं, एक तो जो आपने विलयन लिया NaCl का, उसमें से ये खत्म भी तो हुआ है, खत्म भी तो हुआ है, और जितना खत्म होता है उतना ही दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाकर के जमा भी हो जाता है, ठीक है बच्चों। जितना आप इधर से पानी डालोगे उतना ही दूसरी तरफ से निकलेगा, जितना आप पानी में चीनी डालोगे वो विलयन उतना ही बढ़ेगा। तो जितना आप NaCl इधर से कंज्यूम होगा, खत्म होगा, उतना ही Na+ कैथोड पे जमा होगा। मतलब इसकी जमा होने की मात्रा और इसकी खत्म होने की मात्रा हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है क्या बच्चों। अब देखो, ये हो रहा था अपने पास वैद्युत अपघटन में, ये हो रहा था, हमने वैद्युत अपघट्य का विलयन लिया NaCl, उसमें से Na+ कैथोड पे जाकर के ऐसे जमा हो गया, Cl- एनोड पे जाकर के Cl2 गैस में निकल गया। मतलब ये है वैद्युत अपघटन का पूरा प्रोसीजर। उसी के बारे में इसने पहला नियम दिया था। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया ये जो आपका जो जमा हो रही है ना मात्रा पदार्थ की, या तो ये और या फिर इसकी जो खत्म हो रही है मात्रा, वो इनमें से किसी की भी मात्रा ले लो, वो मात्रा जो है ना वो हमेशा उस वैद्युत अपघट्य के विलयन में से जो चार्ज, जो आवेश आपने प्रवाहित किया है ना, उसके समानुपाती रहेगी, है ना बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो ऐसे इलेक्ट्रोड बना करके उसमें ऊपर हमने बैटरी लगाई थी, तो वो करंट पास हो रहा है, करंट को आप चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आवेश में भी पास कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसने क्या कहा, देखो बच्चों, देखो व्हाट इट स्टेट्स, ये कहता है कि देखो वैद्युत अपघटन में पदार्थ की
जमा हुई पदार्थ की जमा हुई या खत्म होने वाली मात्रा, ठीक है, उसमें प्रवाहित आवेश, किसके? प्रवाहित आवेश के समानुपाती, कौन सी पाती? समानुपाती होता है। अब जैसे हमने सोडियम लिया था तो उसके जमा होने वाले ग्राम भार या खत्म होने वाले ग्राम भार, उसमें से कितना आवेश आप प्रवाहित करोगे के समानुपाती होगा। सपोज कीजिए मैंने क्या ले लिया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये है इसकी कहानी का सार। इसने क्या कहा, देखो बच्चों, m क्या है यहाँ पे? जमा या खत्म हुई पदार्थ की मात्रा। क्या है? जमा हुई या फिर खत्म हुई, कोई से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर आएंगे। अरे भैया, अगर कोई सोडियम का पदार्थ खत्म हो रहा है तो सोडियम ही तो जमा होगा, वो पोटेशियम जमा थोड़ी हो जाएगा। इसलिए हम ये भी बात लेते हैं कि या तो जमा होने वाले ले लो या खत्म होने वाले ले लो। तो उसकी मात्रा है ये वाला m। और q क्या है? q क्या है? q है आवेश, है ना, चार्ज, ठीक है। मैं इत्थे लिखता हूं चार्ज। और ये होता क्या है? अरे ये होता है क्या? ये होता है IT, ये है धारा एम्पियर में मापते हैं। ये है समय T सेकंड में मापते हैं। अरे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है तुम्हारे? ये बताओ, आती है ना? अरे तुम तो स्मार्ट बच्चे हो। बस ध्यान देने की बात है कि इसने कहा कि वो जमा होने वाली या खत्म होने वाली जो मात्रा है वो उसमें से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती रहती है। अगर वो ऐसा है, समानुपाती है, तो उसमें से आप m देखें ये और q देखें ये आवेश। और q जो आवेश है उसका मतलब क्या है? एक निश्चित समय के लिए निश्चित धारा प्रवाहित करते हैं तो एक निश्चित आवेश प्रवाहित होता है। Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I क्या है? आपने जो प्रवाहित धारा की है वो एम्पियर में, और T क्या है? सेकंड में, समय जितनी देर तक आपने वो धारा प्रवाहित की है उसका गुणा ही क्या है? Q आवेश है जिसके समानुपाती जमा होने वाली मात्रा। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा है तो मैं इस IT को इस Q की जगह रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे किसी को समस्या है क्या बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोल देना, दिक्कत है तो मुझे बोल देना, है ना। इसी के रिलेटेड ऐसे मत बोलना कि सर मूवी नहीं देखी काफ़ी दिन से, ये दिक्कत है मेरी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ये है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। आप देखो जरा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? IT, क्योंकि Q का मतलब ही I इंटू टी होता है ना। धारा गुणा समय होता है। अब जरा देखो कि भैया ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये समानुपाती, एक यहाँ पे निशान लगा हुआ है, इसका कोई स्थिरांक भी होता होगा हटाने के लिए, तो इसको मैं हटा सकता हूँ किससे? इस स्थिरांक से, जिसको क्या कहते हैं? Z कहते हैं। तो बच्चों Z की कहानी देखो, ये क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या है? एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है Z, जिसको यहाँ पे रख दिया और बल्ले बल्ले ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया। यही आपका क्या है? प्रथम नियम है फैराडे का। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा बच्चों, आप यहाँ से Z निकाल सकते हो क्या? Z इक्वल्स टू m ओवर IT होगा क्या? होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? कहाँ दिक्कत है? होगा। और अगर आप यहाँ से इसका यूनिट निकालना चाहें, यूनिट बोलो, यूनिट कैसा होगा? यूनिट देखो बच्चों, यूनिट किसका? Z का। मतलब इनके ये जो यूनिट्स है ना, उनको यहाँ रख दो, वही क्या होगी? Z की यूनिट होगी। m क्या है? देखो
मात्रा है, ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान किस में होता है बच्चों, ग्राम में अपन यहाँ पे ले रहे हैं। तो ग्राम, ग्राम तो क्या हो गया, दिस इज ग्राम, ये किसके लिए है, इस एम के लिए। अच्छा आई, आई क्या है, धारा, और किस में लेते हैं बच्चों, धारा किस में होती है, करंट, एम्पियर में ना। अरे फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग, 10th में तुम लोग पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, अरे बांगड़ू बच्चों, ये तो तुम्हें आना चाहिए। तो आई क्या है, एम्पियर, ए, क्यों, और टी, टी किस में ले रहे हैं, सेकंड में, तो ये लो सेकंड। और इसी को अगर आप लिखना चाहो तो ग्राम, इस एम्पियर को ऊपर लोगे तो एम्पियर इनवर्स, और सेकंड को ऊपर लोगे तो सेकंड इनवर्स। ये लो जी, ये है इसकी यूनिट। क्यों बच्चों, है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है ना, है, समझ गए होंगे तुम लोग, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो हो गया हमारे पास। अब मैं यहां से इस जेड को और ज्यादा समझना चाहूं कि भाई अगर हमारे पास जेड की आवश्यकता पड़ जाए, जेड को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास ये 3 चीज हो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेड है क्या चीज, अपन थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, फिर एक छोटा सा सवाल लेंगे, उससे आपको ये प्रथम नियम और भी भली भांति समझ में आ जाएगा। देखिए जी, देखिए जी, देखिए जी, देखिए, जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। अरे इसको इंग्लिश में भी कुछ कहते होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, केमिकल इक्विवेलेंट। ये होता क्या है, होता क्या है, हम ये लेके चलते हैं बच्चों, एक बार मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, या मैं इसको लेके चलता हूं, फैराडे का लॉ, ये है फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, ये बड़ा है ना। देखो फैराडे के प्रथम नियम से क्या कहता है फैराडे का प्रथम नियम, कि भैया मास जो है वो ZIT ये होता है। क्यों बच्चों, ये देखो अभी अभी हमने लिखा है फैराडे का प्रथम नियम, हो गया। अगर ये है और मैं यहां कहता हूं कि यदि 1 एम्पियर, केवल कितना एम्पियर, 1 एम्पियर धारा को कितने समय के लिए, 1 सेकंड समय के लिए प्रवाहित करें तो क्या होगा, देखो ये क्या है, आई धारा, इसको कितना कर दिया 1, और ये क्या है टी समय 1 सेकेंड। तो इन दोनों की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं तो मास विल बी इक्वल्स टू Z होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, अब Z की परिभाषा आपको पूछ ले कि भैया रासायनिक तुल्यांक क्या भला है, डिफाइन करो, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे m इक्वल्स टू Z दैट इज द रासायनिक तुल्यांक। नो, नहीं बच्चों, इसको आपको डिफाइन कैसे करोगे, कब आया ये m इक्वल्स टू Z, कब आया, जब आपने उस पदार्थ में से 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया। ज्यादा कमती कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 एम्पियर को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करो तो जो जमा होने वाली m मात्रा है वही उसका Z है। तो मैं लिख सकता हूं, अतः क्या अतः यदि, ये यहां लिख दिया ना, यदि 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड समय के लिए प्रवाहित करें तो ये हो जाएगा, तो जमा होने वाली मात्रा ही रासायनिक तुल्यांक होती है। अरे बच्चों समझ में आई क्या, I और T को 1 1 रख दोगे तो m विल बी इक्वल्स टू Z। क्यों बच्चों समझ में आई क्या बात है, Z समझ में आया। चलो यही चीज अपन किसके लिए निकालते हैं, सोडियम के लिए निकालते हैं। एग्जाम्पल देखो, सोडियम Na का Z कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये Z है। यहां देखिए
सोडियम का Z कैसे निकलेगा, है ना। देखो एक चीज़ आप नोटिफाई करें। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको इधर समझाना चाहता हूँ, वो आप समझिए पहले और फिर हम ये वाली चीज़ समझेंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो फैराडे का मतलब क्या होता है, F इज इक्वल्स टू फैराडे। आपको जहाँ पे भी F नज़र आए इसका मतलब ये एक फैराडे है, जो एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है 96487 होता है, जिसको हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं 96500 कूलम्ब। अरे यो बात समझ में आ रही है क्या? F क्या है, फैराडे एक नियतांक है जिसका मान कितना है 96487, जिसको हम क्या कर देते हैं 96500 में क्या कर देते हैं यार, हम क्या कर देंगे, मान है उसका, वैल्यू है उसकी 96500 कूलम्ब मान है। बस ये तो एग्जैक्ट मान है, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन में अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना दी हुई हो आपको तो आप 96500 उसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये आया कैसे भाई, अरे हमने कह दिया तो कहने से थोड़ी हो जाता है। मैं तो 96500 की जगह 97500 बोल देता तो क्या मान लेते क्या, अरे तुम्हें तो मानना ही पड़ता, लेकिन वो सही नहीं होता। अरे तो फिर क्या सही है वो देखें, कैसे देखें जरा देखो। फैराडे का मतलब एग्जैक्टली क्या है, फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अरे बहुत ही बड़ी बात हो गई क्या, नहीं, एक फैराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक भगोना ले लिया, एक बर्तन ले लिया, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए और उनका आवेश जोड़ के देखा तो कितना आया, 1 फैराडे के बराबर आया। और 1 फैराडे क्या है, 96500। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, हमें उसके चार्ज की बात करनी है। उसके चार्ज में क्या होगा, देखो जरा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, नजर घुमाइए इधर, ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। नजर किधर, तेरी नजर किधर है, तेरा होमवर्क किधर है, इधर देख। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये तो जगत जानता है, आप लोग भी पढ़ के आए हो, C4 कूलम्ब आवेश की यूनिट है ना। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, कितना होगा, 96500 होगा। अरे क्यों नहीं होगा, यही तो हम बोल रहे हैं कि फैराडे मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और फैराडे का मान इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी तो इतना ही होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, अरे बच्चों कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो उसको गुणा कर दें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे गुणा कर दें, और वो तो मेरे ख्याल से भली भांति जानते होंगे आप, उससे बिल्कुल अवगत होंगे। शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, है आप इससे अवगत हैं, क्या अवगत हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है, का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। इसी को क्या कहते हैं, Na कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, कुछ भी हो, 1 मोल मतलब ये संख्या Na फिक्स है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, जिसको 96487 को आप लिख सकते हैं 96500 लिख सकते हैं। अरे बच्चों समझ में आया क्या, बड़ा सीधा सीधा सॉल्यूशन हमें समझ में आ गया। ये तो बड़ी अच्छी सुंदर सी बात आपने बोल दी है, बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बोलते हुए। चलो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल सोडियम का Z निकालना है जी बच्चों, सिंपल सी बात है ना। चलो अब देखो कि भैया सोडियम का Z क्या है। यहां देखो हमने क्या कहा है, ये वाली बात, ये हमने क्या कहा है कि भैया 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए अगर मैं प्रवाहित करता हूं, किसमें से, वो जो सोडियम जिसका आप Z निकालना चाहते हैं उसके विलयन में से, उसके वैद्युत अपघट्य के विलयन में से, जैसे NaCl में से, क्यों, है ना।
तो हमने ये धारा प्रवाहित कर दी, तो भैया कैथोड में जाकर के जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है ना उसको निकाल लो, वही क्या जेड है। क्यों? M इक्वल्स टू जेड। अरे भैया अगर NaCl है तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? Na+, और अगर आप ऐसे धारा प्रवाहित करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे, और क्या हो गया? जमा हो गया सॉलिड स्टेट में। जमा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो कितना मोल है? देखो बच्चों आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा होगा, है स्टोइकियोमेट्री जिसको बोलते हैं वो पढ़ा होगा। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं वो इसकी स्टोइकियोमेट्री है, और जनरली उसको आप मोल में पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया है। आप उसको अणुओं की, परमाणुओं की संख्या में भी पढ़ सकते हैं, हम मोल में पढ़ रहे हैं। तो 1 मोल Na+ ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया? 1 मोल सोडियम धातु बना दी, जिसका भार कितना? अरे कितना? 23 ग्राम। अरे सोडियम का परमाणु भार कितना? कितना? 23 ग्राम ही तो होता है। 1 मोल में क्या कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23, मतलब इतने सारे सोडियम के परमाणुओं में भार कितना? 23 ग्राम। समझ में आया क्या? अब मुझे कोई ये बता सकता है कि कितना आवेश प्रवाहित किया हमने 23 ग्राम बनाने के लिए? सोचो 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 सोचो। अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए, तो वो सरासर अन्याय है इस लेक्चर के साथ में। यहां देखो, ये तो एक कंडीशन है, अभी इस पे अप्लाई नहीं की। यहां देखो बैलेंस इक्वेशन आपको देखनी पड़ेगी। 1 मोल Na+ को 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है रे बच्चों, 23 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये गुणा करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब अतः 96500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर Na का कितना ग्राम जमा हुआ? 23 ग्राम। अरे बच्चों समझ में आया ना? बहुत सिंपल है। 23 ग्राम जमा होता है। 1 मोल, अब देखो इतना आवेश था ना, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर क्या होगा? देखो 96500 प्रवाहित करने पर 23 है, तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23/96500 ग्राम होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? और M कितना आया? 23/96500 आया। वो ही क्या है? Z के बराबर है कि नहीं है? बोलो, isn't it? बड़े ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 1 मोल Na+ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना आवेश लिया तो 23 ग्राम भार उसका डिपॉजिट हुआ। लेकिन हमें ये कंडीशन लाने के लिए कितना आवेश प्रवाहित करना है? 1 × 1 मतलब Q कितना हो जाएगा? Q क्या है? वो I × T। I कितना? 1 एम्पियर। T कितना? 1 सेकेंड। 1 × 1 Q कितना हो जाएगा? 1 कूलाम। अगर आपको ये चाहिए तो आपको इतना करंट पास करना पड़ेगा इतने टाइम के लिए, जिनको गुणा करेंगे तो Q आवेश कितना आ जाएगा? 1। मतलब आपको किसी भी धातु के डिपॉजिट होने की मात्रा को Z के बराबर करना है तो आपको 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना है। अब इस बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या मालूम चलता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में के आवेश से 23 ग्राम डिपॉजिट होता है, जो कितना है? 96500। तो 96500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना जमा हो गया? 23 ग्राम। तो 1 पे क्या हो जाएगा? 23/96500। 1 क्या है? कूलाम आवेश। अरे भैया यही तो बोल रहे हैं, 1 × 1 1 कूलाम आवेश पे क्या आ जाएगा? M = Z। वही तो मैंने 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया, तो M कितना है? ये बराबर Z हो गया कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? सोडियम का Z है। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है या नहीं आती है? नहीं आती है बार बार पढ़ो, रिवाइंड करो, पॉज करो, लिखो, मूंड फोड़ो, सिर मारो, लेकिन पढ़ो। ठीक है? अच्छा, यहीं पे मैं क्या करता हूं? यहीं पे मैं लिखता हूं अतः Z क्या हो गया?
अतः z क्या हो गया, इसको अब इसको मत देखो, इसको देखो 23/96500। 23 क्या है, अणुभार, परमाणु भार है कि नहीं है, है कि नहीं है, किसका, सोडियम का, किसी का भी हो, फॉर्मूला तो यही बनेगा ना। तो 23 क्या है, परमाणु भार, ठीक है, मैं अणुभार ले लेता हूं इसको, अणुभार बटा क्या है 96500। अरे ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है, फैराडे नियतांक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, क्या F लिख दूं, F की वैल्यू तो 96500 है। अरे आंख के अंधो जरा देखो मैंने क्या लिख दिया। तो दूसरा एग्जाम्पल Ag का Z कैसे कैलकुलेट करोगे। अरे Z का फॉर्मूला आपके पास है परमाणु भार बटा F। कितना, परमाणु भार Ag का कितना होता है, मैं राउंडेड ऑफ ले रहा हूं, 108/96500 क्या है। ये लो बच्चों, ये क्या हो गया, किसका, Ag का Z हो गया। समझ में आया क्या। अच्छा एक मैं यहां पे और ले रहा हूं, n गुणा कैसे, ये n क्या बला है, ठीक है, क्या बला है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, उससे आपको ये बला बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेके दूसरा एग्जांपल है, चलो यहां तक तो हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रहेगी, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं दूसरा कॉपर का एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ, उससे आपको ये n का पंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक उतारें और ये n को देखें कि ये क्या चीज़ है, फिर इसके बाद में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर का लेकर के, उसमें शुरू करेंगे कि भैया ये n क्या है। ठीक है क्या, चलो देखो जी n समझते हैं हम। मैं इस फॉर्मूले को वापस यहाँ लिख करके इस n के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यस व्हाट इज द फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू परमाणु भार डिवाइडेड बाय n इंटू f। f तो क्या है, फैराडे है क्या, अरे फैराडे भैया का मान है, फैराडे इक्वल्स टू 96487 एंड राउंडेड ऑफ कितना 96500 कुलाम्स। और n क्या है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे कितने प्रवाहित, ये देखो ये Ag कैसे जमा होगा, Ag प्लस से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब तो जमा होगा। चलो जी देखो अब यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देता है, कॉपर देता है, 1 मोल कॉपर और 1 मोल कॉपर बराबर 63.5 ग्राम। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है, हमारे यहाँ तो होता है, आपके वहाँ भी होना ही चाहिए। समझिए इस बात को, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ये कॉपर का। अब देखो जरा, अब अगर मैं वो सिंपल फॉर्मूला लगाता बिना n के, ठीक है, तो इसका z क्या हो जाता, परमाणु भार बटा 96500। समझ रहे हैं। लेकिन जरा गौर फरमाओ, कहाँ गौर फरमाओ बच्चों, यहाँ इस बैलेंस्ड इक्वेशन पे, कि क्या यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही कंज्यूम हुआ है क्या। यहाँ 1 मोल हुआ था इसलिए सीधा Ag में भी 1 मोल होता है इसलिए सीधा नहीं, कितने मोल, 2 मोल्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 96500 क्या होता है, 1 मोल का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n, ये 2 दुगना कर दूं ना, 1 मोल का इतना होता है, 2 मोल लिए तो दुगना कर दिया। ये है हमारा n, ये है हमारा f, और ये पूरा कौन है, z। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, ओके। चलो जी, चलो नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ में। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप ग्राम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितना कैसे डिपॉजिट हो रहा है। चलिए उसका एक क्वेश्चन मैं आगे करा दूंगा, इसको नोट डाउन करो, पॉज करो, रिवाइंड करो, पढ़ो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम।
ठीक है। देखो दूसरा नियम किसके बारे में है, पहले नियम में तो हमने एक वैद्युत अपघट्य के बारे में बात की है, दूसरे नियम में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा वैद्युत अपघट्यों के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नियम है कि अगर हमने वैद्युत अपघट्य का विलयन है एक से ज्यादा लिया है ना, तो उस पे जो जमा होने वाली मात्रा है उसके लिए फैराडे ने क्या कहा। देखो यदि मैं लिखता हूं पहले, यदि समान आवेश धारा, आवेश भी चलेगा, IT हो जाएगा ना, यदि समान आवेश समान समय के लिए एक से अधिक, या विभिन्न कर देता हूं मैं, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों से प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, तो उनकी जमा होने वाली मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। समझिए कहानी को बच्चों, बहुत ज़्यादा वो नहीं है यहाँ पे भाई ये क्या लिख दिया है क्या आ गया है। देखो समझो, ये जो डेफिनेशन है इसको आप कुछ टुकड़ों में ले लो और फिर समझो इसको क्या है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, दो कंडीशंस हैं, एक तो समान आवेश समान समय के लिए आपको प्रोवाइड करना है, किसमें से, एक से ज़्यादा वैद्युत अपघट्यों में से, ये तो कंडीशन है, ठीक है, शर्त हो गई। फिर होगा क्या, जो उन अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में जमा होने वाली जो मात्राएं हैं ना, वो अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती आएगी। पहले तो मैं आपको डायग्राम बना करके बताता हूं कि भैया हम बात किसकी कर रहे हैं। मान लीजिए एक तो ये चैम्बर है, दूसरा ये चैम्बर है, इसमें ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। अरे बच्चों बताओ लेफ्ट में कौन सा, एनोड और ये कैथोड, और फिर एनोड इसका और ये कैथोड इसका। इसमें मैंने भर दिया मान लो कॉपर सल्फेट भर दिया, वैद्युत अपघट्य भर दिया ना, और इसमें भर दिया AgNO3, ठीक है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये जोड़ करके यहाँ एक बैटरी मैंने लगा दी। हो गया क्या, वैद्युत अपघटन का सिस्टम बन गया क्या, वैद्युत अपघटनी सेल पड़ा था ऐसे ही सिस्टम बना था क्या, असेंबली बन गई क्या, रिएक्शन होगी क्या, इसमें क्या रिएक्शन होगी, ये CuSO4 टूटेगा किसमें, Cu2+ और SO4 2- में, Cu2++ वाला कैथोड पे माइनस पे जाएगा और क्या बोलेगा कि भैया मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 मोल, मैं बन जाऊं कौन, कॉपर में डिपॉजिट हो जाऊं। यहाँ पे क्या कहानी होगी, वही Ag+ कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और ये मांगेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन और सिल्वर में डिपॉजिट हो जाएगा क्या, यही हो रहा है। तो देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है फैराडे के दूसरे नियम का, वो यहाँ अप्लाई करना है अपने को। देखो हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ा है तो दोनों में धारा या आवेश बराबर बहेगा, बराबर समय के लिए बहेगा, और दो एक से ज्यादा है तो इसमें कॉपर की जो जमा होने वाली मात्रा है ना, देखो जमा होने वाली मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो यहाँ पे कॉपर की जो जमा होने वाली मात्रा है वो इसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, या Ag की बात करोगे तो वो Ag के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। इसका मतलब M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे M क्या है, जमा होने वाली मात्रा, और ये क्या है, तुल्यांकी भार। बच्चों समझ में आया क्या, सेकंड लॉ। अभी तक बहुत सारी बातें हैं, आप लोग देखो इसको, सेकंड लॉ को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है मैंने सेकंड लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ वाला जो इधर बोर्ड के साइड में है उस पे आप ध्यान ना दें, उसको मैं अभी रब कर दूंगा, मिटान दूंगा, आप घबराएं नहीं।
लेकिन आप सेकंड लॉ को देखो, मैंने दोनों असेंबली, कॉपर सल्फेट CuSO4 की असेंबली है, एक AgNO3 की असेंबली है, दोनों की रिएक्शंस लिखी हैं, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और सेकंड लॉ के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, रिलेशन लिखा है, वो क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये तो हो गया इनका तुल्यांकी भार, ये हो गया मास, जो ये रहा स्टेटमेंट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो, अब मैं ये कहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, विलियन है, अरे भैया दो तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि हम बात ही दो की कर रहे हैं, एक से ज्यादा की कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये रस्सियां कहाँ आ गई, जमाना ही बदल गया, इंसानों को जानवर बना दिया, देखो है, हंसो मत। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। मैं यहां कहता हूं कि बच्चों यदि M1 मात्रा, पहला मैंने कॉपर ले लिया, M1 मात्रा वाले कॉपर का तुल्यांकी भार E1 तथा M2 वाले का E2 है। E से क्या लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार लिखते हैं ना, इसलिए E1 E2 में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, देन व्हाट हैपेंस। अब मैं उस इक्वेशन को बदलूंगा, देखना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, M1 ओवर E1 विल बी इक्वल्स टू M2 ओवर E2, ठीक है। और इसी को मैं क्या कर दूं, इस E1 को इधर और M2 को इधर, तो M1 ओवर M2 विल बी इक्वल्स टू E1 ओवर E2, यही है आपके फैराडे का नियम। तो जमा होने वाली मात्राओं का अनुपात, अरे बच्चों आप ये देखें कि ये भी आपका फैराडे का दूसरा नियम है और ये भी मैं दूसरा नियम ही बना रहा हूं। ऐसे अगर लिखा हो तो घबराना नहीं है कि भैया समान आवेश समान मात्रा के लिए दो विभिन्न विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित करें, तो ये वाली लाइन की जगह ये भी आ सकती है। तो जमा होने वाली मात्राओं का अनुपात M1 M2, अनुपात है ना, जमा होने वाली मात्राएं हैं M1 M2, अनुपात उनके किनके, उनके, अरे पड़ोसियों के नहीं, इनके, M1 कौन है, कॉपर, M2 कौन है, Ag, उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो M1 ओवर M2, E1 ओवर E2, और यहीं से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको बोल दिया जाए कि भैया ऐसी बात है, कॉपर का M1 फलाना फलाना डिपॉजिट हो रहा है 5 ग्राम, तो बताओ Ag कितना जमा होगा। अरे Ag कितना जमा होगा, लगा दो फॉर्मूला फैराडे के सेकंड लॉ का, लगा दो फॉर्मूला फैराडे के सेकंड लॉ का। क्या, ये रहा, आपको दिया 5 ग्राम M1, ये पूछा है E1 E2। अरे E क्या है, तुल्यांकी भार। जिसको ये नहीं आता है वो अपने आप को कमजोर ना समझे, पढ़े, याद करें ये तुल्यांकी भार क्या चीज है। वैसे आपको 11th में आपने पढ़ा होगा। तुल्यांकी भार क्या है, देखो, अणुभार बटा n फैक्टर, और मैंने जो मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उनको n फैक्टर मालूम है। ये क्या होता है, अम्लता क्षारकता, मतलब टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो आप, ये E1 क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। अणुभार परमाणु भार कितना, 63.5 बटा n फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कॉपर, 2, ठीक है। तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 किसका, E आ जाएगा, कॉपर का, यहां रख दिया। ये भी निकाल सकते हो आप उसका, Ag का कितना होता है अणुभार, 108 बटा इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर कर रहा है n फैक्टर 1, तो 108 हो गया। E2, E1 हो गया, E2 हो गया, M1 आपको गिवन है, M2 निकालना। यही आपके फैराडे का सेकंड लॉ है। समझ गए,
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो ओके, अब मैं बात करता हूं कि भैया इसको आप प्रथम नियम से एक बार जोड़ के देखो। प्रथम नियम से, अरे क्या था प्रथम नियम भाई? हैं बच्चों बताओ क्या था प्रथम नियम? m इक्वल्स टू जेड आई टी था क्या? अरे था क्या? m इक्वल्स टू जेड आई टी था क्या? तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो, रखा मैंने। तो m1 किसका है? कॉपर का। तो इसको मैं कर दूं Z1 IT, क्योंकि धारा I और समय तो दोनों के लिए समान होगा, कॉपर और AG के लिए ना, बस Z बदल जाएगा। तो ZM1 कॉपर के लिए Z1 कर दूं, और Z2 इसमें रख रहा हूं मैं, M2 की जगह क्या रख दूं मैं? Z2 IT। M1 की जगह Z1 IT रख दिया और M2 की जगह Z2 IT रख दिया, इक्वल्स टू व्हाट? E1 ओवर E2। ये कैंसिल कर दूं दोनों, तो क्या हो जाएगा? Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू E1 ओवर E2। यो भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? है ना? इसका मतलब उनके रासायनिक तुल्यांकों का अनुपात भी उसके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होगा। भार का भी हो गया, रासायनिक तुल्यांक का भी हो गया। अरे भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यूं ही बस लेके बैठे हो या ऊंघे मार रहे हो? झपकियां ले रहे हो क्या? नहीं, झपकी नहीं लेना है बच्चों। जिस मोटिव के लिए हम बैठे हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे समय पर आप लोग मेहनत ही करें, दूसरे रास्ते मेहनत ना करें, इसी में करें मेहनत। ठीक है, चलो अब इसमें एक छोटी सी कहानी और मैं आपको बता दूं। हाँ देखो, किसी ई तुल्यांक वाले पदार्थ की जमा होने वाली मात्रा बराबर m इक्वल्स टू आई टी ई, ये t है रे बच्चों, ओवर f। ये फॉर्मूला आपने इसमें यूज करना है। ठीक है क्या? आई टी ई भाई आपको बोल दे कि भाई 58 तुल्यांकी भार वाला कोई पदार्थ, उसका नाम नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आपको कैसे उसमें से उसका जमा होने वाली मात्रा है वो निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आप लोग देखिए, कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा हो, गौर से देखो, पढ़ो उसको, ध्यान दो। लास्ट में क्या करता हूं, एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। ठीक है, ये तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला है उसको मिटान दूं और उसकी जगह यूज कर लूं बोर्ड को। देखो, अगर आपको यूं कहता है, क्या कहता है, अगर आपको ये कहता है कि यदि, क्वेश्चन है, यदि NaCl से 1 एम्पियर धारा 10 मिनट प्रवाहित करें तो Na का कितनी मात्रा जमा होगी। जब भी ऐसी बात हो तो आप उसकी बैलेंस इक्वेशन के ऊपर जाएं। चले गए क्या? ठीक है, अब जरा देखो, ये कह रहा है कि भैया मात्रा बतानी है, 10 मिनट के लिए 1 एम्पियर धारा आपने प्रवाहित की है। तो आपको यहाँ पे सीधा नाम दे रहा है सोडियम का, तो ये तो आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं देता है, तो जाएंगे। आपके पास फर्स्ट लॉ से सूत्र है कि m इक्वल्स टू ZIT, है ना। अब देखो, Z मैंने आपको समझाया था कि Z क्या होता है, अणुभार परमाणु भार बटा N इंटू F। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यही होता है ना। अब देखो, सोडियम के लिए, Na के लिए, है ना, बैलेंस इक्वेशन क्यों काम में लिए। देखो, Z इक्वल्स टू परमाणु भार कितना होता है, 23 बटा N। N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितना एक्सचेंज कर रहा है, 1,
तो 1 इंटू एफ फेराडे की वैल्यू क्या है 96500। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कि एफ इक्वल्स टू 96487। जब एफ की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप यही यूज़ करना है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 96500, z की वैल्यू आ गई 23 इंटू डिवाइडेड बाई 96500 इंटू आई कितना 1 एम्पियर पास कर रहे हैं 1 इंटू टी कितना 10 मिनट, यहाँ सेकंड में लेना होता है ना बच्चों, तो 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा कर ले तो 600, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 23 बटा 138 डिवाइडेड बाय 965 ग्राम सोडियम जमा हो जाएगा कहाँ, कैथोड के ऊपर। समझ में आ गई क्या कहानी आपको? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। आप इनको पढ़ें और इनसे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आपको मिलता है उसको सोल्व करने की कोशिश करें, सोल्व हो जाएगा। लेक्चर को पूरा देख करके सोल्व करें, आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बात करें, या फिर आपका लाइव सेशन रहेगा इस चैप्टर के लास्ट में। ये अपन एक प्लान करेंगे लाइव सेशन जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बच्चों। So this is the end of the lecture 3rd of electrochemistry. We will be back to meet for the lecture 4 for the electrochemistry in the next scheduled time. Okay, thank you very much.